नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के विभाजन के लिए तैयार होगी? भारतीय जनता पार्टी 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, वहां से जो उसकी हार का सिलसिला शुरू हुआ, हालांकि 21 का जो चुनाव का नतीजा है उसको सही अर्थों में जो है हार नहीं कहना चाहिए। 3 से 77 पर पहुंच गई थी बीजेपी, लेकिन जो उसका लक्ष्य था उसकी तुलना में वो हार नज़र आता है। लेकिन वहां से उसके बाद से जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है भाजपा के चुनावी प्रदर्शन में, वो लोकसभा चुनाव तक जारी रहा और थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं कि इसमें कोई सुधार होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में क्या रणनीति हो, ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। उसके प्रदेश के जो नेता हैं उनके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग राय है। उसमें से एक राय है जो जिसकी आजकल ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो है कि नॉर्थ बंगाल को अलग राज्य बनाया जाए, कि उत्तर बंगाल और आसपास के कुछ राज्यों के, सीमावर्ती राज्यों के कुछ ज़िलों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए या उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, जिससे उसको ज़्यादा संसाधन मिले, उसका विकास हो। अब इसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं अनंत महाराज, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया। वो एक संगठन है ग्रेटर कूच बंगाल पीपुल्स एसोसिएशन, उससे जुड़े हुए हैं और उनकी लगातार मांग है कि कूच बंगाल को अलग करके उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। और इसमें उनका समर्थन कर रहे हैं दार्जिलिंग के जो सांसद हैं राजू बिस्टा। उनका कहना है कि आज़ादी के बाद से ही नॉर्थ बंगाल की उपेक्षा की जा रही है, नॉर्थ बंगाल की लगातार विकास के मामलों में उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने आंकड़े देकर बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार का जो बजट है, कुल बजट का केवल 0.002% नॉर्थ बंगाल के लिए जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकास के मामलों में उत्तर बंगाल की किस तरह से अनदेखी की जा रही है। शुवेंदु अधिकारी, जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उनका भी कहना है कि नॉर्थ बंगाल के लोग अपने काम के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए कोलकाता नहीं आना चाहते। लेकिन शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के विभाजन के खिलाफ ये मांग उठाई है सुकांत मजूमदार, जो प्रदेश अध्यक्ष है और इस समय केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री भी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया। वो प्रधानमंत्री से मिले, उनको ये प्रेजेंटेशन दिखाया भी, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा ये उन्होंने नहीं बताया कुछ। क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर रही है? अगर ऐसा कुछ होता है, देखिए पश्चिम बंगाल की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। पश्चिम बंगाल हाथ से निकलता जा रहा है। केंद्र सरकार अगर जल्दी ही कोई सुधार के बड़े कदम नहीं उठाती है तो आने वाला समय एक भयंकर समस्या लेकर देश के सामने खड़ा होगा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल का इस्लामीकरण करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने, जो बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है, उसके कारण वहाँ जो अशांति है, उन्होंने सीधी अपील की कि जो आना चाहें उनको, उनका पश्चिम बंगाल में स्वागत है। अब ममता बनर्जी को ये अधिकार ही नहीं है संविधान के मुताबिक। इंडी गठबंधन जो संविधान की बड़ी बात करता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को किसी दूसरे देश से नागरिकों को लाने, बसाने या उनको रखने का अधिकार नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ये कर रही हैं क्योंकि इससे उनका वोट बैंक जो है वो खुश होता है। तो और वो आगे करती रहेंगी। जिस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, किसी और राज्य में होती तो शायद अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। लेकिन केंद्र सरकार को भी मालूम है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब क्या होगा। राष्ट्रपति शासन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र सरकार के लिए आसान है। लेकिन उसके बाद जो इस परिस्थितियां पैदा होंगी, क्या उनको कंट्रोल कर पाएगी सरकार? सीए पर जिस तरह का विरोध हुआ, खासतौर से दिल्ली की बात करें, और हाथ से निकल गई स्थिति सरकार के, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में अगर इस तरह की कोई कोशिश होगी, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने की, तो उसके बाद ममता बनर्जी और उनके समर्थक
और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोग जिस तरह की परिस्थिति पैदा करेंगे, केंद्र सरकार उससे निपटने में सक्षम है या उसकी ऐसी तैयारी है? पहले इस सवाल का जवाब खोजना पड़ेगा केंद्र सरकार को, उसके बाद ही इस कदम के बारे में वो कुछ सोच सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ होने वाला है। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार भी कर रही है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता क्या है, ये बीजेपी को मालूम नहीं। बीजेपी अंधेरे में जो है टटोल रही है, रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है, उसको कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। न तो उसके राज्य के नेता कुछ जो है दिशा दे पा रहे हैं, न ही केंद्र सरकार उसको कोई दिशा दे पा रही है कि आखिर बीजेपी की जो ये स्थिति हो रही है, और बात बीजेपी की नहीं है। बीजेपी की स्थिति राजनीतिक रूप से किसी एक राज्य में खराब हो, अच्छी हो, इससे देश की सेहत पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह की अराजकता है, जिस तरह कानून के राज का लगातार माहौल बन रहा है, उसको देखते हुए आने वाला समय बड़ी गंभीर समस्या लेकर आने वाला है। पश्चिम बंगाल चूँकि सीमावर्ती राज्य है, इसलिए वहाँ समस्या और ज़्यादा मुश्किल है। जिस तरह से बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है, अब आप देखिए राजनीति के लिए कैसे कैसे क्या क्या लोग करते हैं। जब सीपीएम की सरकार थी, सीपीएम के नेतृत्व वाली लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, तो यही ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध करती थी, उनको वापस भेजने की बात, उनको आने से रोकने की बात करती थी। आज वही ममता बनर्जी उनका समर्थन करती हैं, उनका स्वागत करती हैं, और उनको हर तरह की जो घुसपैठी आ गए हैं उनको हर तरह की सुविधा प्रदान करती है उनकी सरकार। क्यों? क्योंकि वो उनका कैप्टिव वोट बैंक बन चुका है। जो सीपीएम के साथ था, अब वो ममता बनर्जी के साथ है। तो इतना बड़ा कैप्टिव वोट बैंक को छोड़ने का लालच छोड़ना ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल है। उनको मालूम है कि इसका असर ये होगा कि उनकी सत्ता चली जाएगी, और सत्ता वो किसी भी हालत में जाने नहीं देना चाहती। बड़े संघर्ष के बाद उनको सत्ता मिली है, और वो उसको किसी भी कीमत पर बरकरार रखने को तैयार हैं, चाहे उससे देश का नुकसान हो, चाहे उससे प्रदेश का नुकसान हो। तो उनके लिए इस समय दलगत हित जो है राष्ट्र हित से ऊपर हो गया है। ये समस्या है पश्चिम बंगाल की। ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार क्या करे? तो अनंत महाराज का सुझाव है, राजू बिस्टा का है। अनंत महाराज का कहना है कि जो है ये जो नॉर्थ बंगाल है, इसका मिजाज काफ़ी कुछ जो है वो जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनसे मिलता जुलता है। उत्तर बंगाल में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, उसके जो है इकोनॉमिक वायबिलिटी का जो सवाल उठता है वो उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो वो दरअसल उनकी जो डिमांड है वो असल में राजवंशी समाज को लेकर है कि राजवंशियों का एक अलग जो है राज्य या यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बारे में कोई फैसला करना, सीधे सीधे इनकार करना या सीधे सीधे स्वीकार करना, दोनों मुश्किल है। दोनों के राजनीतिक रिपरकशंस होने वाले हैं। क्या उनके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है? ऐसा भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में संगठन कोई बहुत मजबूत संगठन नहीं है। वो जोड़ तोड़ कर बनाया गया है। ज़्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं उनको जोड़कर संगठन खड़ा किया गया है। वो संगठन अंदर से पोला नज़र आता है। जिस तरह की 2021 के बाद उसकी परफॉर्मेंस रही है, इलेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, उसको देखते हुए हालांकि 2019 में या 2014 में या उससे पहले जो संगठन की स्थिति थी उससे मजबूत है। 2014 में 2 सीटों से 2019 में 18 सीटों पर पहुंची, लेकिन 2024 में 18 से गिरकर 12 पर आ गई। उसके बाद से जो भी उपचुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, चाहे विधानसभा के उपचुनाव हुए हों चाहे लोकसभा के उपचुनाव हुए। अपनी सीटें बीजेपी हार गई, जो आम चुनाव में 2021 या 2019 में जीती थी वो भी हार गई। और इसके अलावा स्थानीय निकाय के चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब रही। लेकिन बंगाल में चुनाव कैसे होता है ये किसी से छिपा नहीं है। वहाँ चुनाव जीतना अगर आप सत्ता में नहीं हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। पर इस परिस्थिति को कब तक चलने दिया जाएगा, सवाल ये है। भारत का जनतंत्र पश्चिम बंगाल में आकर ठहर जाता है, रुक जाता है।
यहाँ कोई जनतांत्रिक व्यवस्था काम नहीं करती, यहाँ कोई कानून व्यवस्था की स्थिति काम नहीं करती। अगर जंगल राज का पूरे देश में कोई उदाहरण है इस समय तो वो पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल की इस स्थिति को लेकर कहीं कोई चिंता दिखाई नहीं देती। जिस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ हो रही हैं, बीजेपी के नेताओं के अलावा और कोई बोलता नहीं, जैसे ये मामला सिर्फ बीजेपी का हो, ये राज्य का मामला ही नहीं हो, ये देश का मामला ही नहीं हो, ये महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार का मामला ही नहीं हो, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला ही ना हो, ये फंडामेंटल राइट्स का मामला ही ना हो। तो बाकी नेताओं की, बाकी पार्टियों की चुप्पी ये बताती है कि ममता बनर्जी की जो राजनीति है उससे उनकी सहमति है या उनमें इतना साहस नहीं है कि उसका विरोध कर सके। उनको भी अपने वोट बैंक का डर लगता है। उनको लगता है कि जिस वोट बैंक की रक्षा ममता बनर्जी कर रही हैं, दरअसल उनका भी वही वोट बैंक है। अगर ममता बनर्जी के वोट बैंक पर असर पड़ेगा तो उनके वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए आप देखिए, कहीं भी देश में कहीं भी देख लीजिए, केवल बंगाल की बात मत कीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जो अयोध्या में हुआ है, समाजवादी पार्टी के नेता ने जिस तरह की दरिंदगी की है एक नाबालिग बच्ची के साथ, उस पर निंदा का कोई बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी के नेता की ओर से नहीं आया है। इससे आप स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अत्याचार, अन्याय, इन सब की परिभाषा इस बात से तय हो रही है कि वो समाज या उस समाज के लोग हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। तो राजनीति तय करती है कि कौन से अपराध को अत्याचार, अन्याय, कानून व्यवस्था को तोड़ने का माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। तो पश्चिम बंगाल की समस्या लगातार विकट होती जा रही है और इसका असर केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसका असर पूरे देश पर धीरे धीरे पड़ेगा, समय लगेगा लेकिन निश्चित रूप से पड़ेगा। और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा देश की एकता और अखंडता पर। जिस तरह से सीमा से लगातार घुसपैठ जारी है वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अभी बीएसएफ के डीजी और एडीजी को जो है वो हटाया गया है। इसीलिए अभी एक खबर आई है कि बीएसएफ की एक महिला इंस्पेक्टर ने कैसे घुसपैठियों के साथ अकेले मोर्चा लिया। दरअसल ऐसे ही अधिकारियों की ज़रूरत है। सवाल ये है कि 10 साल में ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई अभी तक जिससे घुसपैठ को रोका जा सके। जो आ चुके हैं उनको वापस भेजने की तो बात ही भूल जाइए। अब आने ना पाए इसको रोकने की भी कोई व्यवस्था जो है, ऐसी कोई मजबूत व्यवस्था बनी हो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जिस बड़े पैमाने पर घुसपैठ जारी है, जिस बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, पश्चिम बंगाल ही नहीं, झारखंड में, झारखंड की बात अभी कुछ दिन पहले की थी मैंने, संसद में भी मामला उठाया था, निशिकांत दुबे ने उठाया था कि किस तरह से वहाँ डेमोग्राफी बदल रही है, किस तरह से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये समस्या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, किसी एक छोटे मोटे इलाके तक सीमित नहीं है। ये समस्या दरअसल आगे चलकर देश की एकता, अखंडता के लिए बड़ी समस्या बनने वाली है। इसका जब तक एहसास नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय स्तर पर इसके विरुद्ध कोई अभियान शुरू नहीं होगा, और जब तक राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चिंता, इसके खिलाफ अभियान, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं शुरू होगी तब तक ये रुकने वाला नहीं है। तो क्या ऐसा होगा? उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा होगा, लेकिन अभी कम से कम जो कुछ सार्वजनिक रूप से जाहिर है उसमें तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।